अब जो ये साल आधा खत्म हो चुका है तो हम मजबूर हो जाते कुछ ऐसे न्यूज पर फोकस करने के लिए जिन्होंने साल की शुरुआत में काफी हलचल पैदा की थी। अब बात ऐसी है कि ये साल काफी अलग भी था क्योंकि इस साल 18th लोकसभा इलेक्शंस जो हुए थे और उसके रिजल्ट ने हम सबको चौंका कर रख दिया था। जहां बीजेपी ये बोलते थक नहीं रही थी कि उन्हें 400 पार सीट्स मिलेगी, वहीं उन्हें एक बैक झटका लगा जब वे 300 सीट्स भी क्लेम नहीं कर पाए थे। कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रहे हैं, जिसपे टॉपर और कोई नहीं बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट दिखता है, जिसने यूनियन गवर्नमेंट के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा था। आपको लगेगा कि अब ये जजमेंट जो 15 फरवरी को आई थी से जुड़े सारे मामले समाप्त हो गए हैं, पर यहाँ आप खुद को गलत पाएंगे। ऐसा क्या हुआ है जो उन कंपनीज के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी थी, इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आए दिन इस जजमेंट से जुड़े और कौन सी शॉकिंग बातें पता चल रही है। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा कि CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा हेडेड एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लाए गए इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, इसलिए क्योंकि द स्कीम वायलेटेड द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ सिटीजन्स इम्पैक्टिंग फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बारे में CJI DY चंद्रचूड़ हैड स्टेटेड ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ग्रांटिंग एब्सोल्यूट एग्जेम्पशंस। जहां इस मामले में यूनियन तो डांट सुन ही रही थी, वहीं उन कंपनीज ने भी डेटा पब्लिक होने के बाद लोगों की खूब फटकार सुनी है जिन्होंने बहुत ही पैसे बीजेपी को डोनेट किए थे। और इन्हीं कंपनीज के लिए ही एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। असल में जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यूनियन द्वारा पेश की गई थी तो इस स्कीम के साथ ही कई लॉज में भी चेंजेस किए गए थे, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंस एक्ट 2017, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एक्सेट्रा। और इसमें से एक मेजर चेंज इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशंस मेड बाय इंडिविजुअल्स और एंटिटीज आर टैक्स एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 80GG एंड सेक्शन 80GGB अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आसान शब्दों में कहे तो जिस ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन ने इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन किया है उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर प्रॉब्लम अब यहाँ ये पैदा हो गई है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है तो उन 1300 एंटिटीज का क्या होगा जिन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा उठाते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दिए थे। प्रोमिनेंट कंपनीज सच एज इन्फोसिस, एम्बेसी ग्रुप, मेगा इंजीनियरिंग, आदित्य बिरला ग्रुप, JSW स्टील, टोरेंट फार्मा, लुपिन इंडास, भारती एयरटेल एंड एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। और आपको बता दें कि कई कंपनीज को तो इस मामले से जुड़े नोटिसेस मिलने लगे हैं। इस मामले में एक टैक्स एक्सपर्ट ने अपना व्यू पॉइंट रखते हुए कहा भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन इज नीडेड टू बी इशूड क्लैरिफाइंग दैट दोज हु मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस एज पर द स्कीम पास शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू रोविंग इंक्वायरीज। जिसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया है कि इस मामले में टैक्स पेयर्स चाहे तो कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं रिट के माध्यम से। और वहीं एक दूसरे पर्सन ने इस मामले में स्टेट किया है कि देयर इज नो क्लैरिटी ऑन पॉलिटिकल डोनेशंस मेड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स मेड अप टू February 15, द डेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीओपनिंग ऑफ केसेस फॉर पास्ट ईयर्स फॉर एलिजिबल क्लेम्स। ऐसे अगर टिपिकली देखा जाए तो कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट यूज्ड टू बी क्लेम्ड एज डिडक्शंस अंडर सेक्शंस 80GGB and 18GGC of the Income Tax Act. Contributions after 2018 had to be made through the Electoral Bond Scheme 2018. They were exempt from income tax under Section 13A of the Income Tax Act 1961। जहां इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट लोगों की फटकार अभी तक इस स्कीम की वजह से सुन रही है, वहीं ये भी पता चला था कि The Finance Ministry gave final approval for the printing of 10,000 electoral bonds each worth ₹1 crore by the SPMCIL, the Security Printing and Minting Corporation of India, 3 days before the Supreme Court declared the bonds unconstitutional। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में वर्डिक्ट आ गया था तो द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्टेड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू इमीडिएटली पुट अ होल्ड ऑन बॉन्ड प्रिंटिंग ऑन February 28, 2 weeks after the top court's order। इसी के साथ आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट से जुड़े मामले में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉमन कॉज एंड सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जॉइंटली एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में मूव करते हुए प्रो बाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अंडर जुडिशियल सुपरविजन की मांग रखी थी। और ये भी सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मूव हुआ था। इस पिटिशन में क्लेम किया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है, जो तभी सामने आएगा जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पिटिशनर का कहना है कि पिछले महीने रिलीज किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा शो करते हैं कि इसी में से बल्क ऑफ वर्क गिवन एज क्विड प्रो को
अरेंजमेंट्स बाय कॉर्पोरेट्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये गेन्स किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और लाइसेंसेस को सिक्योर करने के लिए थे, या सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशंस में प्रोटेक्शन सिक्योर करने के लिए, या फिर एज कंसिडरेशन ऑफ फेवरेबल पॉलिसी चेंजेस। 18 अप्रैल को फाइल की गई ये पिटिशन थ्रू एडवोकेट प्रशांत भूषण कहती है कि दो दीज अपैरेंट पे ऑफ्स अमाउंट टू सेवरल थाउजेंड करोड़, दे अपीयर टू हैव इन्फ्लुएंस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ lakhs of crores and regulatory inaction by agencies worth of thousands of crore, and also appear to have allowed substandard or dangerous drugs to be sold in the market, endangering the lives of millions of people in the country. That is why the electoral bond scam has been called by many astute observers as the largest scam in India so far and perhaps in the world. सिर्फ इतना ही नहीं, इस पिटिशन में कोर्ट को ये भी बताया गया है कि कई लॉस मेकिंग कंपनीज और शेल कंपनीज ने भी पॉलिटिकल पार्टीज को बॉन्ड्स के जरिए ह्यूज सम ऑफ मनी डोनेट किया है। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया है कि इन शेल कंपनीज का यूज इलिसिट मनी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स लॉन्डर करने के लिए किया गया था। इट स्टेट्स इन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम सम ऑफ द कंट्रीज मेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सच एज द सीबीआई, ईडी एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट appear to have become accessories to corruption. Several firms which were under investigation by these agencies have donated large sums of money to the ruling party, potentially to influence outcomes of probes. पिटिशनर ने अपने क्लेम्स को प्रूव करने के लिए कई न्यूज रिपोर्ट्स रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज बाय सर्टेन कंपनीज सच एज मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, EPCO Infratech Private Limited, Future Gaming and Hotel Services, Grasim Industries, IFB Agro Limited, Infina Capital Private Limited, Aurobindo Pharma, Vedanta, भारती एयरटेल लिमिटेड को साइट किया है। और इस प्ली की जब अर्ली लिस्टिंग की मांग सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के सामने की थी, तो जस्टिस संजीव खन्ना बिफोर whom Mr. Bhushan made an oral mentioning for early listing said the petition was before the Chief Justice of India who would allow a date and a bench for it. आप तो जानते ही है कि ECI के डेटा को रिवील करने के बाद ये सामने आया था कि तमिलनाडु बेस्ड फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे बड़ी डोनर है, जिसने ₹1365 करोड़ वर्थ बॉन्ड्स परचेज किए थे। इनमें से 39.7% ₹542 करोड़ वेंट टू द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिले, 36.8% ₹503 करोड़ टू द DMK पार्टी को, 11.3% ₹154 करोड़ YSR कांग्रेस, 7.3% ₹100 करोड़ टू द भारतीय जनता पार्टी एंड 3.7% 50 करोड़ रुपीस टू द कांग्रेस पार्टी। तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में इन कंपनीज के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री इन कंपनीज के लिए कुछ राहत ला सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस जजमेंट के बाद यूनियन गवर्नमेंट के कई ऑफिशियल्स ने कहा भी था कि वे जल्द ही एक न्यू स्कीम लेकर आएंगे जो कि ब्लैक मनी की समस्या को कर्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में ये स्कीम उसी वजह से लाई गई थी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में सेंटर कौन सा कदम ले सकती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।